आप समझते क्यों नहीं हैं राजीव? वो मेरी कजिन ही नहीं, मेरी सगी बहन जैसी है। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ और आपको जरा भी एहसास नहीं है। मैंने अपने पति को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो कहने लगा, देखो ये मुमकिन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोचा है तुमने? राजीव की बात सुनकर मैंने कहा, लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, तो क्या हम जीना छोड़ दें? देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानती। मैं ऐसे मौके पर अपनी कजिन को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो एक कोने में पड़ी रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं राजीव को हर मुमकिन तरीके से राजी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर अटल था। कहने लगा, नहीं कोमल, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। इंसान की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। बस इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। मैं अब और इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वो ऑफिस जाता, मैं उसके पास आई और अपने दोनों बाजू उसके गले में डाल दिए। मैं जानती थी मोहब्बत से कैसे राजीव को राजी करना है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी लगावट से कहा, प्लीज़ राजीव, मान भी जाएं। ऐसा भी क्या पत्थर दिल होना। उस बेचारी ने आपसे कभी कुछ कहा है? बल्कि मैं कह रही हूँ आपसे, उसके आने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सर राजीव के सीने पर रख दिया। वो मेरा सर सहलाने लगा। कहने लगा, एक तो तुम मेरे साथ लगकर अपनी मोहब्बत से मुझे ब्लैकमेल करके हर जायज़ नाजायज़ बात मनवा ही लेती हो। देखो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम जानती हो ना, लोगों के मुंह में जो आता है लोग कह देते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये इज्जत कमाई है। मैंने कहा, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आँच भी नहीं आने दूंगी, मेरा वादा है आपसे। मैं जानती थी राजीव के दिल में मैं धड़कनों के साथ बसती हूँ। हम पति पत्नी में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत था। हालांकि हमारी कोई लव मैरिज न थी, अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन शायद 7 फेरों का रिश्ता और मांग में भरे गए सिंदूर का असर ही कुछ ऐसा होता है कि खुद ब खुद दिलों में मोहब्बत पनपने लगती है। फिर हम अकेले रहते थे। मेरी सास ने शादी होते ही हमें अलग कर दिया था। कहती थी कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को अपनी गुलामी करवाने के लिए लेकर आऊँ। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। शादी के जो ये नए नए दिन होते हैं, ये लौट कर दोबारा नहीं आते। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा बेटा और मेरी बहू अपने इन दिनों को खूब इंजॉय करें। मेरी सास बहुत ही खुश मिजाज औरत थीं। मेरे ससुर को इस उम्र में भी सब कुछ खुद ही बनाकर देती थीं। उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। राजीव की और मेरी शादी को 3 साल का समय हो चुका था, लेकिन हमारी मोहब्बत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। वही नई नवेली वाली मोहब्बत थी। राजीव को मैं राजी कर चुकी थी, इसलिए उसके ऑफिस जाते ही मैंने सानिया को फ़ोन किया था। वो अब भी रोए जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? सानिया कहने लगी, मेरी भाभी ने मेरा जीना दूभर कर रखा है। बस मैंने सोच लिया है कोमल कि मैं जहर खा लूंगी और ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊंगी। हालांकि वो लोग जानते थे कि कसूर मेरे पति का है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन वो गुस्से का बहुत तेज था। बात बात पर मुझे तलाक की धमकी देता रहता था। मैंने उसकी कितनी विनती की थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे तलाक दे दी। मैंने उसे ये तक कहा था कि मेरे माँ बाप भी जिंदा नहीं हैं, भगवान के लिए मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक न सुनी। तुम बताओ, क्या औरत सिर्फ मर्द के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए रह गई है? बहुत मारता था वो मुझे। ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, सानिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने राजीव को राजी कर लिया है। बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम अपना सामान पैक कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें भाभी के इस तरह के व्यवहार से तंग आकर मौत को गले लगाने की। मैं हूं ना तुम्हारी बहन। मैंने बहन और दोस्ती का हक अदा करते हुए कहा था। वो मेरी कज़न थी, मेरे चाचा की लड़की, लेकिन उससे बढ़कर मेरी दोस्त भी थी, और मैंने बचपन से ही उसे अपनी सगी बहन की तरह माना था। वो कहने लगी, जिसकी तुम जैसी दोस्त और बहन हो, उसे सगे रिश्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी 1 ही साल हुआ था सानिया की शादी को कि उसके पति ने उसे तलाक दे दी थी। सानिया बहुत अच्छी थी, उसने बहुत निभाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो आदमी इस काबिल नहीं था। वो उसे बहुत मारता था, उस पर बहुत जुल्म करता था, और अब तो उसे तलाक भी दे दी थी। पूजा भाभी बड़ी ही बदतमीज टाइप की औरत थी। हर वक्त उसे ताने देती रहती थीं कि खुद ही घर नहीं बसा सकी। मैं सानिया को लेकर बहुत परेशान थी। उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। मैं उसे अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो खुद ही मेरे भैया भाभी पर आश्रित थे, और मेरी भाभी भी काफ़ी सख्त मिजाज औरत थीं। इसलिए मैंने राजीव को राजी कर लिया था कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सानिया को लेने चली गई। मैंने भाभी से कोई बात नहीं की थी। वो अब भी यही कह रही थी कि कसूर सानिया का ही था।
मैंने बस सानिया का सामान उठाया और उसे अपने साथ ले आई। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक कमरा मैंने सानिया को दे दिया। वो मेरी बहुत आभारी थी। जब से सानिया आई थी मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। धीरे धीरे उसने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठा ली थीं और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन एक राजीव था कि उसके माथे के बल ठीक ही नहीं होते थे। जब तक सानिया हमारे साथ बैठकर खाना खाती रहती, वो माथे पर बल डाले खाना खाता रहता। सानिया बहुत ही बातूनी टाइप की लड़की थी। रात देर तक वो मुझे अपने कमरे में बिठाए बातें करती रहती। आज भी अपने पति की बेरुखी को याद करके रो जा रही थी। मैं रात के 1 बजे तक उसे तसल्लियां देती रही कि वो पुरानी जिंदगी को भूल जाए, अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचे। वो कहने लगी, उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया कोमल, मेरी जिंदगी में अब कभी भी बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो। उसे तसल्ली देकर जब मैं कमरे में गई तो राजीव बड़े गुस्से से इधर उधर कमरे के चक्कर लगा रहा था। घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, कोमल, समय देखा है तुमने? क्या हो रहा है? ये समय है तुम्हारा कमरे में आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, राजीव क्या हो गया है आपको? पता भी है वो कितना परेशान थी, कितना रोए जा रही थी। मेरे मुंह से सानिया का नाम सुनकर तो जैसे वो गुस्से से भड़क उठा था। गुस्से से वो मेरे पास आया और मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहने लगा, कोमल, जब से तुम्हारी ये दोस्त आई है हमारी प्राइवेसी ही ख़त्म होकर रह गई है। मैं तो खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। और ये किसी हद तक सच भी था। हम दोनों ही अकेले ही तो घर में रहते थे, इसलिए राजीव को जैसे खुली छुट्टी मिली हुई थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो मुझे पीछे से गले लगा लेता और फिर तो राजीव की शोखियाँ और शरारतें अपनी चरम पर होती थीं। मैं परेशान होने लगती, कहती, राजीव आपको क्या है, किचन में तो मुझे सुकून से काम करने दिया करें। वो मुझे बाहों में समेट लेता और कमरे में ले आता। कहने लगता, जब पत्नी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हो तो फिर इंसान क्या करे। राजीव ऐसा ही था, बेहद रोमांटिक टाइप का। और राजीव का रोमांस कहीं भी शुरू हो जाता था। कभी लॉन्ज में बैठे बैठे उससे मुझ पर प्यार आने लगता और कभी किचन में। जितने दिनों में अपने सास ससुर के साथ रही थी उन्होंने अपने इन जज्बातों को समय भी रोका नहीं था। लेकिन बात यहाँ तक समझ आती थी क्योंकि वो उसके माँ बाप थे। अगर कुछ शरारतें वो अपने माँ बाप की मौजूदगी में मेरे सामने कर जाता तो ये बात इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन अब सानिया की मौजूदगी में वो परेशान होकर रह गया था। फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया। कहने लगा, अच्छा कोमल, जाओ और जाकर वही मेरी मनपसंद नाइटी पहन कर आओ, बहुत हो गया। राजीव के इरादे भांप कर मैंने एक मासूम सी शक्ल बनाई। मैं सुबह से जागी हुई थी और अब रात का 1:30 बज रहा था। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा, राजीव प्लीज़, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वो कहने लगा, मुझे कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए, जाओ कोमल और तैयार होकर आओ। वो हमेशा ही अपनी बात मनवाने का आदी था, इसलिए मुझे ही हार माननी पड़ती थी। सुबह छुट्टी थी और इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि राजीव मुझे सो लेने देता। पूरी रात राजीव ने मुझे सोने नहीं दिया था, इसलिए मैं देर से जागी थी। मैंने उठकर शावर लिया, कमरे से बाहर आई। सामने ही लॉन्च के सोफे पर सानिया बैठी हुई थी और आंसू बहा रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी, उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम अगर इसी तरह रो रो कर अपने आप को परेशान करोगी तो तुम्हारे लिए जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो कहने लगी, मुझे तन्हाई से डर आने लगा है। तुम कमरे से देर से बाहर आती हो तो मेरा दिल तन्हाई में इन्हीं बातों को याद करता है जो कभी मेरे और मेरे पति के बीच हुआ करती थीं। मैं उसे तसल्ली देने लगी और फिर उसके साथ बातों में बिजी हो गई। राजीव ने आज मुझे वेज बिरयानी की फरमाइश की थी। सानिया भी किचन में आ गई, कहने लगी, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, राजीव को मेरे हाथ की ही बिरयानी पसंद है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। मैं बिरयानी बना रही थी जब अचानक से ही किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया था। मैं एकदम बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि जब से सानिया आई थी राजीव ऐसी शरारतें कम ही किया करता था। लेकिन आज सानिया अपने कमरे में थी। मुझे अकेला देखकर राजीव अपनी पुरानी डगर पर वापस लौट आया था। मैंने धीरे से राजीव को डांटते हुए कहा, आपको चैन नहीं है, जाएं यहाँ से। अगर सानिया आ गई तो क्या सोचेगी कि कितना बेशर्म है कोमल का पति। मेरी बात सुनकर राजीव बजाय मुझसे दूर हटने के मुझे अपनी बाहों में जकड़े खड़ा था। कहने लगा, इसीलिए तो कहा था तुम्हें कि किसी को भी कबाब में हड्डी बनने के लिए मत बुलाओ। तुम जानती हो मेरी आदत को, मुझे आज़ादी पसंद है। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे जब जब तुम पर प्यार आएगा मैं यूं ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। राजीव की शोखियां बढ़ने लगी थीं। उसे मना करना मुझे इस वक्त तो मुश्किल लग रहा था। मुश्किल से मैंने उसे खुद से पीछे किया था, लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब किचन के दरवाजे के पास मैंने सानिया को खड़े देखा।
वो न जाने कब से हम दोनों को ही देख रही थी। मेरी नज़रों पर राजीव ने भी पलट कर देखा तो वो नज़रें झुकाकर वहाँ से चली गई। मैं तो जितना भी शर्मिंदा होती उतना ही कम था। मैंने घूर कर राजीव को देखा, वो भी कुछ खिसियाकर अपना सर खुजाने लगा था, शायद अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, राजीव आपने अच्छा नहीं किया, कहीं भी शुरू हो जाते हो। वो कहने लगा, मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त यहाँ भी आ टपकेगी। तुमने तो कहा था घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अब देख लो उसकी हिम्मत को। जब से सानिया आई थी आज राजीव की पहली छुट्टी थी, वरना वो इस वक्त तो ऑफिस में होता था, इसीलिए उसे ये मालूम नहीं था कि सानिया मेरे साथ किचन में काम करवाती है। राजीव कमरे में वापस चला गया, लेकिन मैं सानिया के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। बिरयानी बनाने के बाद जब मैं उसके कमरे में उसे बुलाने गई तो वो कंबल डाले लेटी हुई थी और उसकी सिसकियों की आवाज़ें मुझे दिली दुख पहुंचा रही थीं। मैंने कहा, सानिया आओ खाना खा लो। लेकिन सानिया ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और खा लो। मैं उसके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, क्यों भूख नहीं है, चलो आओ मेरे साथ। वो उठकर बैठी और कहने लगी, मैं ये सोचती हूँ मेरा कसूर क्या था, मेरे पति राजेश ने मुझे किस बात की सज़ा दी है। मैंने कहा, बस भी करो, हर वक्त क्यों उसे इंसान को याद करके खुद का खून जलाती रहती हो। वो कहने लगी, एक औरत का बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद यूँ अकेले रहना। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है। मुझे लगता है जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा, राजीव की बस आदत ही कुछ ऐसी है। असल में हम दोनों अकेले जो रहते थे, इसलिए राजीव को आदत है कहीं भी अपना प्यार जताने की। वो कहीं भी रोमांटिक हो जाता है। लेकिन देखो, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे बहुत समझाने पर वो खाना खाने के लिए टेबल पर आ गई थी। राजीव पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था। एक बार रात का समय था जब मेरी आंख शोर से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठी तो राजीव के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी को डांट रहा हो। मुझे हैरत हुई, रात के समय वो भला किसको डांट सकता है। मैं फौरन से उठी, कमरे से बाहर आई तो राजीव किचन में खड़ा चिल्ला रहा था। मैं फौरन से किचन में गई, वहाँ सानिया खड़ी थी और आंसू बहाए जा रही थी। राजीव उसी को डांट रहा था और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं राजीव के पास आई। मैंने कहा, क्या हुआ है राजीव? वो गुस्से से मुझे भी देखने लगा। बोला, समझा लो अपनी दोस्त को, अपनी हद में रहे तो अच्छा है, बल्कि इससे कहो निकले मेरे घर से बाहर। ये कहकर राजीव गुस्से से किचन से बाहर चला गया और सानिया भी लगातार रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे इस घर में भी पनाह नहीं मिल सकती। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या था? कहने लगी, कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं तो पानी पीने किचन में आई थी, पीछे से तुम्हारा पति आ गया और मैं गलती से उससे टकरा गई। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी बनने में तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, इसलिए अपना कहीं और इंतजाम कर लो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो बोलता चला गया। सानिया कहने लगी, बस मुझे सुबह तक का टाइम दे दो, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे ये सब बातें सुनकर राजीव पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, राजीव से मैं खुद बात कर लूँगी। वो अपने कमरे में चली गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो राजीव काफ़ी गुस्से में था। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, उसे क्या हक बनता था कि वो मेरी बहन को इस तरह जलील करे। मैंने कहा, अगर वो बेचारी अपनी मजबूरी के कारण यहाँ आ गई है तो आप क्यों उसका जीना दूभर कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम मुझे उल्टा डांट रही हो। मैंने कहा, राजीव बहुत हो चुका, आखिर आप उस बेचारी से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि उसे सुकून से रहने नहीं देते? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं उसे बिना वजह डांटूंगा? मैंने कहा, हाँ मुझे यही बात लगती है, क्योंकि वो शुरू से ही आपको अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, निकालो उस लड़की को पहली फुर्सत में बाहर, अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। मैंने भी कह दिया, अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं भी चली जाऊँगी। मेरी बात सुनकर राजीव मुझे हैरत से देखने लगा। वो मेरे पास आया और बोला, उस लड़की की खातिर तुम अपना घर बर्बाद करने जा रही हो? मैंने कहा, राजीव वो मेरी चचेरी बहन ही नहीं, मेरी बचपन की दोस्त भी है। हमारा बचपन एक साथ हंसते खेलते बड़ा हुआ है और इस वक्त वो मजबूरी में यहाँ आई है। अगर आपने उसके साथ अपना व्यवहार ना बदला तो वो अकेली इस घर से नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मैं जानती थी मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। राजीव तो मुझे मायके तक नहीं जाने देता था, इसलिए मेरी बात सुनकर खामोशी से वो बेड पर जाकर लेट गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन उसके बाद तो जैसे काया ही पलट हो गई थी। राजीव ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया था और सानिया से माफ़ी भी मांग ली थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि कम से कम मेरी कजिन को बेसहारा नहीं होना पड़ेगा।
लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ, मैं उसे सहन करने के काबिल भी नहीं रही थी। राजीव अब हल्की फुल्की बातें भी सानिया से करने लगा था। एक बार घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ लाता रहता था। उसने वो दोनों बैग मुझे पकड़ाए और कहने लगा, इनमें से एक तुम रख लो और एक सानिया को दे देना। राजीव की इस बात पर मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था, लेकिन मैं खुश थी। चलो, राजीव को एहसास तो हुआ कि सानिया भी इंसान है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उस बेचारी के पास सच में कपड़े बहुत कम थे। कहने लगा, बेफिक्र रहो, अगली बार जाऊंगा तो और भी ले आऊंगा। अपनी दोस्त सानिया से पूछ लेना, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दे, मैं लाकर दे दिया करूंगा। मैं राजीव के बदले व्यवहार पर बड़ी खुश हुई थी। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुखार था, सर में भी तेज दर्द था। खाना मुझसे बन ही नहीं पा रहा था। मैंने सानिया से कहा कि वो खाना बना दे, मेरे सर में दर्द है। कहने लगी, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। शायद बुखार की तेजी की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा समय था जब मेरी आँख खुली। मेरा गला प्यास के मारे सूखने लगा, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। बंद आंखों से ही मैंने राजीव को पुकारा था। मैंने कहा, राजीव, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दें। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। हालांकि वो तो मेरी एक ही पुकार पर उठ बैठता था। मेरी आंखें बुखार की तेजी की वजह से बंद थीं। मैंने बेड पर हाथ मारा तो बेड खाली था, इसलिए मैंने जल्दी से पूरी आंखें खोल दी। मगर राजीव बेड पर नहीं था, बल्कि कमरे में ही नहीं था। अगले दिन संडे था। मुझे लगा शायद लॉन्ज में बैठा टीवी देख रहा होगा। प्यास की वजह से मुझे सोया नहीं जा रहा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे लॉन्ज में बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। टीवी लगा हुआ था। सानिया और राजीव बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। सानिया किसी बात पर हंस रही थी और राजीव भी मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, हो गया तुम्हें एहसास कि सुबह छुट्टी है और तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। राजीव की इस बात पर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, राजीव, मुझे इतना तेज बुखार है और आपको अपनी पड़ी है। ये सुनकर राजीव ने हैरत से सानिया की तरफ देखा था, फिर उठकर मेरे पास आ गया। मेरे माथे पर हाथ रखकर मेरे बुखार का अंदाजा लगाने लगा। कहने लगा, हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर सानिया की तरफ देखकर कहने लगा, सानिया, तुमने तो नहीं बताया कि कोमल को बुखार है। राजीव की बात सुनकर सानिया कुछ सटपटा गई थी। कहने लगी, मैंने आपसे कहा था, शायद आपने सुना नहीं। राजीव कहने लगा, तुम कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यास लग रही है। कहने लगा, हाँ, जाओ तुम कमरे में, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं कमरे में आई तो थोड़ी देर बाद ही राजीव भी कमरे में आ गया था। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने मेरे हाथ में दिया और कहने लगा, इसे पियो और दवा खाकर सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने दवा खाई और फिर से आंखें बंद करके लेट गई। मेरी आंखों में दोबारा से नींद उतरने लगी थी। सुबह मेरा बुखार कुछ कम हो चुका था। मेरी आंख खुली तो राजीव मेरे बराबर ही सो रहा था। मैंने कहा, राजीव, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलें। लेकिन मेरी बात पर राजीव मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, कोमल, तुम्हें भी एक पल का चैन नहीं है। रात मैंने दवा दी तो थी, बुखार कम हो गया है, और जब वो सोकर उठूंगा तब नहा धोकर फ्रेश होने के बाद ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राजीव की इस बात पर मैं हैरान हो गई थी। हालांकि घड़ी में इस समय 10 बज रहे थे। इससे पहले कभी राजीव ने ऐसा नहीं किया था। मेरी परेशानी में वो परेशान होता था और मेरी बीमारी को देखकर तो वो हड़बड़ा जाता था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। अगर मोहब्बत करने वाला पति अचानक से बेरुखी पर उतर आए तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता। एक तो बुखार ने मेरी कमर तोड़ रखी थी और दूसरा ऐसा व्यवहार राजीव का देखकर मेरा दिल दुखा था। वो दोपहर के 12 बजे के बीच उठा था। मुझे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वो अब भी गुस्से में था और गुस्से में ही गाड़ी चला रहा था। कहने लगा, जरा सी बीमारी पर तुमने वावेला मचा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन में ही मैं ठीक हो गई थी, लेकिन राजीव का व्यवहार मुझसे बदल गया था। बात बात पर मुझे डांटने लगता। कभी कहता, तुम खाना ठीक से नहीं बनाती हो, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं रहा। मैं तो राजीव के बदले व्यवहार से कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर अचानक से जो हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो वो मेरे खानों की बड़ी तारीफें करता था। अगर गलती से मुझसे नमक मिर्च तेज भी हो जाती तब भी वो मेरा दिल रखने के लिए कह देता, चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम भी तो इंसान हो और गलती हो जाती है, मैं ऐसा ही खाना खा लूँगा। ये कहकर वो बात टाल जाता और आज मेरे अच्छे खासे पके हुए खानों में वो कमियां निकाल रहा था। एक बार मैं खाना बना रही थी तो सानिया मुझसे कहने लगी, कोमल, ऐसा करो, खाना मैं बना देती हूँ।
क्योंकि बुखार की वजह से तुम्हारी तबीयत अब ढीली रहती है, इसलिए तुम खाना अच्छे से नहीं बनाती हो और राजीव को पसंद नहीं आता। उस दिन सानिया ने ही खाना बनाया और राजीव ने उस खाने की बहुत तारीफ की थी। कहने लगा, सानिया ऐसा करो, तुम ही खाना बना लिया करो, कोमल तो सब कुछ भूलती जा रही है। बात यहीं तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अब अक्सर राजीव अपने काम सानिया से करवाने लगा था और एक बार तो मेरी आंखों ने जो देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मेरी आंख खुली तो राजीव मेरे बराबर में नहीं था। आजकल मुझे नींद भी कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी। सानिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रात को रोज मुझे दूध पिला रही थी। कहती थी, जब से तुम्हें बुखार हुआ है तुम्हारी रंगत मुरझा गई है, तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। मैं सानिया की मोहब्बत पर बहुत खुश होती थी, इसलिए दूध का गिलास पी लेती, लेकिन दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। लेकिन आज रात मेरा जी कुछ मिचला रहा था। मैंने बस थोड़ा सा ही दूध का गिलास लिया और बाकी रहने दिया। रात को मेरी आँख खुली तो राजीव मेरे बराबर में नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई तो लॉन्ज बिल्कुल खाली था। मैं हैरान हुई, क्योंकि वो अगर कमरे में नहीं होता था तो फिर लॉन्ज में टीवी पर कुछ ना कुछ देख रहा होता, लेकिन आज तो लॉन्ज भी बिल्कुल खाली था। मैंने सारे कमरे भी देख लिए, राजीव कहीं नहीं था, बस सानिया का कमरा ही बचा था, लेकिन वो वहाँ कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन इससे पहले मैं अपने कमरे में जाकर राजीव के मोबाइल पर कॉल करती कि कहीं वो अपने दोस्तों के साथ तो नहीं चला गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मुझे सानिया के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगीं। मुझे तो लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। राजीव की आवाज़ मुझे सानिया के कमरे से ही आई थी। मैं फ़ौरन उसके कमरे के पास पहुंच गई और जिस तरह की बातें उनके बीच हो रही थी, मेरे होश उड़ गए थे। कमरे में खिड़की थी, मैंने जरा सी खोल कर देखी और जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। सानिया राजीव की बाहों में थी और वो उसे ऐसे ही प्यार कर रहा था जैसे कि मुझे करता था, और वो उसकी शरारतों पर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मेरा रिश्तों से एकदम ही विश्वास उठ गया था। मैं फौरन से कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा राजीव ने खोला था। मुझे देखकर वो बौखला गया था। सानिया भी घबराई थी। मैं रोए जा रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आती ये सब गुनाह करते हुए? मैंने राजीव को पीछे किया तो सामने सानिया अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, ये सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती और मेरी वफा का। मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझा था। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं उसे धक्के देकर कमरे से निकालती, राजीव ने मेरे हाथ से उसका बाजू छुड़ाया था। कहने लगा, सानिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैंने कहा, किस हैसियत से? कहने लगा, मैं इसे शादी कर लेता हूँ, ये मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। ये सुनना था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने कहा, राजीव आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसे इस पाप के रास्ते पर जा सकते हैं? राजीव कहने लगा, बिल्ली के आगे दूध रखोगी तो वो उसकी रखवाली कभी नहीं करेगी। मैं तुम्हें बहुत समझा चुका था कि यहाँ पर किसी गैर औरत को लेकर मत आओ। तुम मेरी आदत से अच्छी तरह जानकार थी, फिर भी मेरे सामने तुम एक खूबसूरत हसीन औरत को लेकर आई थी। मैंने बहुत चाहा कि मैं उसे दूर रहूं। मैंने शुरू में बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपना व्यवहार सानिया से बदल लूं। अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे भी वो बेसहारा है और तुम उसे इस घर में सहारा देना चाहती हो, तो अगर सहारा ही देना है तो उसे हक के साथ सहारा दो। सारी जिंदगी तो हमारे घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सानिया से शादी कर लूँगा। मैंने कहा, राजीव मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, ठीक है, चली जाओ अपने माँ बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये सुनकर मैंने तड़प कर राजीव की तरफ देखा था। वो कैसे मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह सकता था? वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। कहने लगा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा मायका है ना, तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन सानिया के पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं खाली दामा रह चुकी थी। राजीव मुझे साफ कह चुका था कि मैं उससे तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर सानिया को सौतन स्वीकार करके इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूं। मैंने राजीव को दिलो जान से चाहा था। उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं राजीव को छोड़ नहीं सकती थी। अब भी कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत मेरे दिल में दबी हुई थी, और अगर राजीव से नाराजगी दिखाकर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती तो वहाँ भी मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले से ही मेरे भैया भाभी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, और मेरी भाभी मुझे अपने घर में एक दिन भी रुकने नहीं देती। दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसी घर में रहने का सोचा था।
अगले दिन सानिया और राजीव ने शादी कर ली। मैंने जिसको अपने घर में सहारा दिया उसने ही मुझे बेसहारा कर दिया। लेकिन शायद राजीव भी चाहता था कि मैं उसके नज़रों के सामने रहूं, इसलिए उसने मुझे तलाक देकर घर से नहीं निकाला था। मैं अब उसके घर में रहने लगी थी। सानिया ने अपनी अदाओं के जाल से राजीव को फांस लिया था। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, अदाएं भी खूब आती थीं। मैं ही पागल थी जो मैंने खुद अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया था। अब दोनों आपस में हंसते हैं, बातें करते हैं, और राजीव वही शरारतें सानिया के साथ करता है जो कभी मेरे साथ करता था, और मैं खून के आंसू रोती हूँ। सानिया और राजीव की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और मैं अब भी घुट घुट कर जिंदगी गुजार रही थी कि मेरी इस उदास जिंदगी में भगवान ने मुझे खुशी की खबर सुनाई। मैं माँ बनने वाली थी। ये खबर मुझे नई जिंदगी दे रही थी। मुझे जीने का सहारा मिल गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं राजीव के साथ नहीं रहूंगी। मैं चुपचाप बिना राजीव को बताए इस घर से चली जाऊंगी। मैं राजीव को खबर भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, खुद नौकरी करके उसका पालन पोषण करूंगी और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूंगी। मैंने रात को ही अपना बैग भी पैक करके रख लिया था। मैंने सोचा था राजीव के ऑफिस जाने के बाद मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन सुबह उठी तो एक और खबर मेरे इंतजार में थी। सानिया का घर में कुछ पता नहीं था। राजीव बौखलाया हुआ पूरे घर में घूम रहा था। मुझे उठते देखकर मेरे पास आया, कहने लगा, जरूर तुमने ही सानिया को कहीं गायब कराया है। मैं उसकी बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मैंने कहा, राजीव, अब तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? वो कहने लगा, फिर सानिया कहाँ चली गई? रात तक वो मेरे साथ थी, लेकिन सुबह से अब उसका पता नहीं है। राजीव ने सानिया को ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए, लेकिन शाम के 7 बज गए और सानिया का कहीं पता नहीं चल रहा था। और फिर रात के 8 बजे सानिया घर में दाखिल हुई थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, बहुत कमज़ोर सी थी। धीरे धीरे चलते हुए अंदर लॉन्ज में आकर सोफे पर बैठ गई थी। राजीव उसकी हालत देखकर उसके पास गया, कहने लगा, सानिया, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। फ़ोन लगा लगा कर परेशान था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। कहने लगी कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन मेन रोड क्रॉस करते हुए मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। अभी सानिया अपनी सफाई पेश कर रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसका मोबाइल उसके पास सोफे पर ही पड़ा हुआ था। इससे पहले कि सानिया मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल ओके करती, राजीव ने मोबाइल उठा लिया और ओके करके कान पर लगा लिया। लेकिन पता नहीं सामने से क्या कहा गया था कि राजीव के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। वो अब गम और गुस्से से सानिया की तरफ देख रहा था। कहने लगा, सानिया, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। डॉक्टर कह रही है कि तुम अपना पर्स डॉक्टर के केबिन में भूल आई हो। साथ ही साथ वो मुझसे कह रही थी कि अपनी पत्नी का ध्यान रखना। जिस कंडीशन में उसका अबॉर्शन हुआ है उसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि 4 महीने का बच्चा गिराना आसान बात नहीं होती। ये सुनकर तो मैं भी फटी फटी आंखों से सानिया को देख रही थी, और सानिया भी चोरी पकड़े जाने पर अपनी नज़रें चुरा गई थी। और राजीव का ये हाल था कि गुस्से के मारे उसने सानिया की परवाह किए बगैर उसे झंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ऊपर से तुम हमारे बच्चे को मार भी चुकी हो। क्यों किया तुमने ऐसा? सानिया अब अपने खोल से बाहर निकल आई थी। कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं बच्चों के झंझट में पड़ूं। मैं बच्चे को जन्म देकर अपने फिगर को ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, आज मैं खूबसूरत हूँ तो तुम मुझसे मोहब्बत का दम भरते हो। बच्चा पैदा करके मेरी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी तो तुम किसी और औरत के पीछे पड़ जाओगे, या हो सकता है अपनी पहली पत्नी के पीछे ही लग जाओ। मैंने उस बच्चे से छुटकारा पाने के कई तरीके अपनाए, हर तरीके की गोलियां खाकर देख लीं, लेकिन उस मुसीबत से मेरी जान नहीं छूट रही थी, तो मैंने अबॉर्शन करवा दिया और उस मुसीबत से जान छुटा ली। सानिया का इतना कहना था कि राजीव ने एक जोरदार थप्पड़ सानिया के मुंह पर रखा था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुसीबत कहने की? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून था, तुम उसका कत्ल कैसे कर सकती हो? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी सानिया ऐसा भी कर गुजरेगी। वो खड़ी हुई और उसने एक थप्पड़ राजवीर के मुंह पर दे रखा। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं कोमल नहीं हूँ जो तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब चाहूंगी बच्चे को जन्म दूंगी और जब चाहूँ बच्चे को गिरा सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? ये कहकर सानिया अपने कमरे में जा चुकी थी और राजीव वहीं हक्का बक्का खड़ा था।
मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी और राजीव वहीं खड़ा रहा था। शायद राजीव को उसके किए की यही सजा मिलनी थी। उसने वफादार प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर खूबसूरत और अदाएं दिखाने वाली लड़की को पसंद किया था। हमारी शादी के 3 साल तक राजीव इस खुशी के लिए तरसा था और मैं उसे ये खुशी दे नहीं सकी थी। उस समय तो राजीव को भी कोई परवाह नहीं थी। जब भी मैं बच्चों का जिक्र छेड़ती तो कह देता, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही हम बच्चा प्लान करेंगे। लेकिन मैं महसूस करती थी राजवीर को भी चाहत है कि उसके आंगन में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन उस समय वो मेरी मोहब्बत में दीवाना था और इसलिए मेरा दिल रखने के लिए कह देता था कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और 3 साल बाद जब भगवान ने उसे ये खुशी दी थी तो सानिया ने उससे उसकी ये खुशी छीन ली थी। भगवान ने ये खुशी तो मुझे भी दी थी, लेकिन मैं चाह कर भी राजीव को ये खुशी दे नहीं सकती थी। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसने मेरा मान तोड़ दिया था, मेरी मोहब्बत का यूं सिला दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरी शादी रचा ली थी। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे सानिया की चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई। राजीव भी उसके कमरे में जा चुका था। सानिया की हालत देखकर तो मेरी भी चीख निकलते निकलते बची थी। उसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, सारे कपड़े और बेड खून से भर चुके थे और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। राजीव उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गया था। मैं भी उसके साथ गई थी। उसका केस काफ़ी ख़राब हो चुका था। 4 महीने का अबॉर्शन करवाने के बाद उसका केस बिगड़ गया था। डॉक्टर को उसकी बच्चेदानी निकालना पड़ी थी। अब सानिया कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। हाँ, सानिया की जान बच गई थी, लेकिन इस खबर ने सानिया को भी तोड़ कर रख दिया था। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उसे माँ बनने का हक ही छिन जाए, जो अपनी गलती से वो खुद ही गवा चुकी थी। कुछ दिन में ही सानिया वापस घर आ चुकी थी। एक दिन मैं सानिया को दवा देने उसके कमरे में गई थी। सानिया से मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसकी सेवा कर रही थी। मैं जब उसको दवा खिलाने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, कोमल, तुम बहुत खुशनसीब हो। जानती हो, राजीव तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। मैंने हैरत से सानिया की तरफ देखा था। मैंने कहा, सानिया, तुम अब भी ये कह रही हो जब वो तुमसे शादी कर चुका है? कहने लगी, हाँ कोमल, मैंने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर उससे शादी तो कर ली, लेकिन वो पूरी तरह मेरा नहीं हो सका। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, अदाएं दिखाना जानती थी। मैंने अपनी खूबसूरती, अपनी अदाओं से राजीव को फांस तो लिया। मर्द तो मर्द होता है, वो भी बहक गया था और उसने मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन कोमल, तुम्हें पता है, जब भी वो मेरे करीब होता था तो कभी कभी उसके मुंह से कोमल नाम ही निकलता था। नींद में भी जब मुझे अपनी आगोश में भरता तो यही कहता, कोमल, मुझसे दूर मत रहा करो। जब तक तुम्हें बाहों में भरकर ना सोऊं मुझे नींद नहीं आती। और उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं और भी ज़्यादा तड़प उठती थी, तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती थी। तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे सहारा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पीठ में ही खंजर घोंप दिया। शायद तुम्हें नहीं पता, राजीव पर मेरी नज़र उसी दिन से थी जब तुम्हारी राजीव की शादी हुई थी। मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तलाक दी थी। मेरा पति खूबसूरत नहीं था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। मेरी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने मुझे तलाक दी थी। मैं राजीव से शादी करना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं अपने दुखड़े तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम जरूर मुझे अपने साथ ले जाओगी। और देखो, ऐसा ही हुआ, तुम मुझे अपने साथ ले आई। मैंने राजीव को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया, उससे शादी भी कर ली, लेकिन वो दिल से मेरा ना हो सका। और जब मुझे पता चला कि मैं राजीव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि राजीव पहले भी मुझसे कह चुका था कि सानिया, तुम ऐसे ही खूबसूरत रहना, तुम्हारी खूबसूरती ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं डर गई थी कि अगर मैं खूबसूरत ना रही तो राजीव फिर से तुम्हारी तरफ पलट जाएगा, इसलिए मैंने उसके बच्चे को गिरा दिया। मैं आंखों में आंसू भरे उसके मुंह से ये सारी कहानी सुन रही थी और बाहर गेट पर खड़ा राजीव भी सानिया की सारी बातें सुन रहा था। खट की आवाज़ पर मैंने और सानिया ने देखा, राजीव दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। वो चुपचाप वहीं से पलट गया। सानिया अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी और मैंने इस घर को छोड़कर जाने का अपना पूरा मन बना लिया था। राजीव के ऑफिस जाने के बाद मैं अपना बैग लेकर उस घर से जल्दी से निकली थी, लेकिन जैसे ही मेन गेट खोला सामने ही राजीव खड़ा था। शायद अपनी कोई चीज़ भूल गया था और रास्ते से ही वापस लौट आया था। मुझे बैग के साथ खड़े देखकर वो भी चौंका था। कहने लगा, कोमल, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ। खुद ही अपनी मर्जी से मुझे तलाक के पेपर भेज देना, नहीं तो मैं अदालत के जरिए भी तुमसे तलाक ले लूँगी।
अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ये कहकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मुझे चक्कर आया। राजीव मुझे संभालता इससे पहले मैं खुद ही संभल गई थी। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे चक्कर कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे। कहने लगा, कोमल तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर मैंने अपने कदम फिर आगे बढ़ाए, लेकिन एक जोरदार चक्कर आया और इस बार मैं खुद के पैरों पर खड़ी न रह सकी और लहराकर गिरने ही वाली थी कि राजीव ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। कहने लगा, कोमल तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले आया। मैं उसे मना करती रही लेकिन वो नहीं माना। मैं नहीं चाहती थी मेरी प्रेगनेंसी की खबर राजीव को हो, लेकिन राजीव ने मेरी एक न सुनी और वो मुझे डॉक्टर के पास ले ही आया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और जो खबर थी वो राजीव को सुना दी कि आपकी मिसेज 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। ये खबर सुनकर तो राजीव मुझे हैरत से देख रहा था, जबकि मैं उससे नज़र चुरा गई थी। वो मेरे पास आ गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगा, कोमल तुमने मुझे ये खबर क्यों नहीं बताई, और अब तुम मेरे बच्चे को लेकर इस घर से जा भी रही थी, क्यों? सानिया ने भी जानबूझकर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और तुम भी मेरा बच्चा लेकर मुझसे दूर जा रही थी। मैंने कहा, राजीव तुम्हारे पास तो सानिया है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, उसके सहारे ज़िंदगी गुजार लोगे। मेरे पास तो सिवाय मेरे बच्चे के कोई भी नहीं है, मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारती? मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर जाना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तुम्हारे साथ अब उस घर में नहीं रह सकती राजीव, मेरा दम घुटता है। जब तुम्हें और सानिया को करीब देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। राजीव की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। कहने लगा, कोमल मुझे माफ़ कर दो, वापस लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। थक गया हूँ मैं इस झूठ मूठ की मोहब्बत को निभाते निभाते। मैं सानिया से मोहब्बत नहीं करता। मैं कुछ समय के लिए बहक गया था, उसकी खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मुझे नहीं पता था वो ऐसी औरत है। मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करता हूँ, अब भी तुम मेरे दिल में बसी हुई हो। मेरे हाथ थामे वो रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैं कुछ नहीं बोली थी, कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। वो मुझे वापस घर ले आया था। अगले दिन उसने सानिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। सानिया ने भी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया था, चुपचाप तलाक के पेपर लेकर घर से चली गई थी। शायद उसे भी समझ आ गया था कि राजीव के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ज़बरदस्ती के बंधन ज़्यादा समय नहीं चलते। अब राजीव मेरा पहले की तरह ध्यान रखने लगा है, लेकिन मैं पहले की तरह राजीव से मोहब्बत नहीं कर पा रही हूँ। इन पूरे 9 महीने में राजीव ने मेरा किसी कांच की गुड़िया की तरह ध्यान रखा। रोज़ मुझसे माफ़ी भी मांगता था कि मुझे माफ़ी दे दो, लेकिन मैं उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और बेटे को पाकर राजीव बहुत खुश था, लेकिन मेरे रूखे और ठंडे व्यवहार से बहुत दुखी भी था। हमारा बेटा 2 महीने का हो चुका था जब राजीव मेरे पास आया। उसके हाथ में कुछ पेपर थे, उसने वो पेपर मेरे सामने रख दिए। कहने लगा, कोमल ये तलाक के पेपर हैं, मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैंने एकदम राजीव की तरफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। शायद वो मेरे इतने ठंडे व्यवहार को सह नहीं पा रहा था। उसने पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए कि मैं उन पर साइन कर दूं, लेकिन तलाक के पेपर हाथ में लेते ही मेरा पूरा शरीर लरज उठा था। मैं कैसे उन पर साइन कर सकती थी? राजीव मेरी पहली मोहब्बत था, मेरा पति था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं कभी भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। पेन हाथ में लेते हुए मेरे हाथ भी कांप उठे थे। मैंने वो पेपर फेंक दिए और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, राजीव ये मुझसे नहीं होगा। राजीव भी मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता था कोमल तुम ये नहीं कर पाओगी। अगर तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती तो क्यों मुझे माफ़ नहीं कर देती हो? मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन कोमल मेरा विश्वास करो, एक बार मुझे माफ़ करके देखो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और शायद मेरा सब्र यहीं पर आकर जवाब दे चुका था। मैं राजीव से अलग नहीं रह सकती थी। मैं राजीव के कंधे से लगकर सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। राजीव ने भी मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे और अब एक दूसरे को पाकर पूरे हो चुके थे। मैंने राजीव को दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, मैंने राजीव को माफ़ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।